नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आपके सामने दिल्ली सल्तनत के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। दिल्ली सल्तनत के बारे में हर एक शासक यानी कितने वंश हुए और उन वंशों के फर्स्ट और लास्ट शासक कौन कौन से हुए उनके बारे में डिटेल में आपको मैं वन बाय वन करके बताऊँगा। तो हम कुछ कॉमन जानकारी पहले जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिल्ली सल्तनत से बहुत क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की कोशिश की है मैंने ऐसी वीडियो बनाने की जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में टोटल जानकारी आपको मिल जाए और क्वेश्चन कोई छूटे ना आपका। तो हम शुरू से दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये टाइम माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। अक्सर अगर क्वेश्चन माना जाता है दिल्ली सल्तनत का विशेषज्ञ कौन है, यानी जिसने बुक्स लिखी है दिल्ली सल्तनत में डिटेल में जानकारी लिखी है, एग्जाम में आया भी है, तो वो थे पीटर जैक्सन, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के बारे में टोटल स्टडी की है। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हुए हैं, आपके 5 वंश हुए हैं। 5 वंश की ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स आपने बहुत सारी देखी होगी। मैंने भी अपनी एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की कोशिश करी और कोशिश की है कि आप उसको एकदम से याद हो जाए। आपको एक बार बताऊं, एक बार में ही याद हो जाए, क्योंकि जो ट्रिक्स होती है वो होनी चाहिए एक बाकी के रूप में, तो हमें बहुत जल्दी याद होती है। तो वही कोशिश की है मैंने कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन की आ चुके हैं दिल्ली सल्तनत शुरू में। तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, यानी कि जो वंश हैं क्रम से वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ सिंपल जानकारी। तो टोटल 11 शासक हुए जिन्होंने 84 वर्ष तक 84 ईयर्स तक शासन किया आपके। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो वंश था उसने शासन किया है, किसने कम किया, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। और टोटल इस वंश में डायनेस्टीज में कितने रूलर्स हुए, शासक हुए हैं आपके। दूसरा अन्य नाम जो गुलाम वंश को वो मामलुक वंश भी कहा जाता है, और ये नाम दिया था हबीबुल्लाह ने, जो कि सबसे सर्वाधिक मान्य माना जाता है मामलुक वंश। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्रथम शासक और अंतिम शासक कौन था। अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके कि फर्स्ट शासक कौन था और अंतिम कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट शासक था गुलाम वंश का, और क्यूमर्स जो कि उपाधि शमसुद्दीन द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठा, क्यूमर्स अंतिम शासक था गुलाम वंश का। लेकिन उस समय इसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 3 वर्ष थी। 3 माह के लिए सिर्फ ये शासक रहा, उसके बाद खिलजी वंश का शासन आ गया। ठीक है। ऐसे सबसे अधिक आप पूछा जाता है सबसे अधिक शासन गुलाम वंश में या किसी वंश में किसने अधिक किया और कम किया। तो गुलाम वंश में सबसे अधिक वर्षों तक शासन किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 25 वर्ष तक शासन किया है। ठीक है। उसके बाद पूछ लिया सबसे कम समय तक किसने किया, तो क्यूमर्स, शमसुद्दीन सेकंड, क्यूमर्स ने 3 माह तक शासन किया। यानी कम और ज़्यादा के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये इस तरह से। अब हम बात करते हैं जो क्रम है, ऑर्डर है दिल्ली सल्तनत का, कि फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन। क्रम भी बहुत पूछ लिया जाता है, तो क्रम जरूर याद रखिए। तो मैंने क्रम जो बनाया अपने अकॉर्डिंग, जो क्या है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये डायनेस्टीज हैं, 5 डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत की। तो इनको याद करने का तरीका अक्सर कर भूल जाते हैं, सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स है, मैंने भी बनाया। तो गुलाम वंश से गुल, और खिलजी वंश से खिला, तुगलक वंश से तू, और सैयद वंश से सै, और लोधी वंश से लोनी। तो एक हम बाकी को अगर इसको ऐसा बनाए कि हमें याद ही बिल्कुल हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो 100% मैं कह सकता हूँ आपको ये बाकी गुल, खिला, तू, सैलोनी, ये एक बाकी के रूप में क्रम से आगे सब आपके। तो गुल से हो गया गुलाम वंश, खिला से हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश, और सै से हो गया सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। ठीक है बेट, चलिए। दिल्ली सल्तनत के आपने देखा कि किस तरह से क्रम से मैंने सारे दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे उनको क्रम से सिंपल बात में आपको मैंने बता दिया। ऐसे ही हम गुलाम वंश के शासक, गुलाम वंश में कितने शासक हुए? 11। फर्स्ट कौन सा आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। 11 और कुतुबुद्दीन ऐबक। आप याद, एक दिमाग में अगर किसी चीज़ को एक लिंक बना देते तो अच्छे से याद होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट शासक है। तो कुतुबुद्दीन जो कै है आपका, ये कै, वो कौन से स्थान पे आ रहा है अल्फाबेटिकली में? 11वें स्थान पे आ रहा है। 11वें स्थान पे, यानी टोटल 11 शासक हुए आपके किसके? गुलाम वंश के, स्लेव डायनेस्टी के। अब इनका भी क्रम मैंने कोशिश की है
सिंपल सा एक वाक्य ऐसा बनाओ जिससे आप वाक्य बोलने में आपको कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो याद करते समय। अगर कोई क्वेश्चन आता है आगे पीछे क्रम में पूछ लेते हैं तो अगर आपको ये वाक्य याद होगा तो आप अच्छे से बता सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट क्रम। तो फर्स्ट शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, बकरुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बैराम शाह, और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन कैकूबाद, शमसुद्दीन कैमूर। इस तरह से ये आपकी 11 शासक हुए। अब इनके अगर फर्स्ट अंक जो कैपिटल है उनको लेके मैंने एक वाक्य बनाया, बहुत ही इजी वाक्य, मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ए, आराम शाह से आ, और इल्तुतमिश से ई, और बकरुद्दीन फिरोज से रुक, एंड रजिया सुल्तान से रजिया, और मुइजुद्दीन बैराम शाह से मुई वह, और अलाउद्दीन मसूद शाह से मसूद, नासिरुद्दीन महमूद से नाम, और गियासुद्दीन बलबन से बलबन, और मुइजुद्दीन कैकूबाद से कै, और शमसुद्दीन कैमूर से शाम के। तो एक वाक्य कैसा बनता है? बहुत इजी सा, आप एक बार याद कर लोगे याद हो जाएगा बिल्कुल। आई ए आई रुक, रजिया मुई वह मसूद नाम के बलवान के पास शाम को के ले गई। यानी एक वाक्य हो गया आपका कि ए आई रुक, रजिया मुई वह मसूद नाम के बलवान के पास शाम के ले गई। तो ए से क्या हो गया आपका तुरंत कुतुबुद्दीन ऐबक, आई से क्या हो गया आपका आराम शाह, आ से आराम शाह, और ई से इल्तुतमिश, रुक से बकरुद्दीन फिरोज शाह, रजिया से रजिया सुल्तान, और मुई वह से मुइजुद्दीन बैराम शाह, मसूद से अलाउद्दीन मसूद शाह, और नाम से नासिरुद्दीन महमूद, के बलवान तो गियासुद्दीन बलबन, और कैसे मुइजुद्दीन कैकूबाद, शाम तो शमसुद्दीन कैमूर कैसे हैं ले गई। तो एक सिंपल वाक्य हो गया। ए आई, आई मराठी में आई माँ को बोलते हैं। तो एक मैंने कोशिश करी, ए आई रुक, ए आई रुक, रजिया मुई मसूद नाम की बलवान के पास शाम को ले गई। अगर एक बार आप याद कर लोगे तो आपको इजी ये क्रम याद हो जाएगा। मैं इसी तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक के जरिए दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं उनकी इस तरह की कोशिश करूंगा बताने की ट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं एक एक जो शासक है गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम से। तो मैं कोशिश करूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी में गद्दी पे बैठा, यानी दिल्ली का शासक बना। क्वेश्चन आपका एक आता है क्या कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था और एक प्रथम शासक, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। प्रथम अगर शासक पूछ लिया जाता पहला शासक कौन है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन प्रथम सुल्तान की अगर बात आ जाती है तो वो इल्तुतमिश था। वो हम बाद में आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जब ये सिंहासन पे बैठा उस समय सिंहासनारूढ़ के समय इसकी उपाधि कौन कौन सी थी? मलिक और सिपहसालार की, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद दासत्व से मुक्ति कब मिली कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो 1208 ईस्वी में उसे मोहम्मद गौरी ने दासत्व से मुक्त कर दिया था उसे। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने ही इसे आमिर आफुर का पद भी दिया था। आमिर आफुर का पद होता था जो घोड़े जहाँ देखभाल होती थी, वो अस्तबल जो होता था उसका प्रमुख को आमिर आफुर कहा जाता था, ठीक है। जब ये शासक बना दिल्ली का तो इसने अपनी प्रारंभिक सैनिक मुख्यालय इंद्रप्रस्थ को बनाया था, ना कि कैपिटल बनाई थी। कैपिटल आगे चल के फिर उसने लाहौर को बनाया। क्वेश्चन आता है कि उसने अपना मुख्यालय या राजधानी पहले कौन सी बनाई थी? तो इंद्रप्रस्थ को बनाया था। उसके बाद लाहौर ट्रांसफर हो गई थी, राजधानी कर दी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का देवता। ये एक तुर्की शब्द है। क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप कर सकते हैं, तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस हम शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, रूलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, टोटल जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसे हातिम ताई सेकंड भी कहा जाता है। ये उपाधि किसने दी थी? मिन्हाजुल सिराज ने, जो उस समय के लेखक थे बहुत बड़े, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के हातिम ताई द्वितीय की उपाधि दी थी। ऐसे ही उदारता पूर्वक दान देने के कारण इसको क्या कहा जाता था? लाख बख्श भी कहा जाता था। क्वेश्चन आया लाख बख्श किस शासक को कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था, ठीक। फिर आगे कुरान खां की भी उपाधि से मिली थी। कुरान खां भी इसे कहा जाता क्योंकि इसे कुरान मुजवानी रटी हुई थी, पूरी याद थी इसको, इसलिए से कुरान खां भी इसका उपाधि एक मिलती है। और एक वली अहद भी उपाधि मिलती है। एक और उपाधि के बारे में आता है पीर बख्श। पीर बख्श भी उपाधि किसे मिली हुई थी?
कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? हाथियों का दान देने के कारण, हाथियों को दान देने के कारण इसे पीलबख्श भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में, ये भी क्वेश्चन आता है, दरबार में किसके दरबार में कितने लेखक या कवि रहते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में 2 जो लेखक थे वो निवास करते थे। आपका कौन? हसन निजामी, जिसने कौन सी बुक लिखी थी? ताजुल मासिर, जो कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इलियट एवं डाउसन ने। ओके, क्लियर। फिर फकीमुद्दीन, इनकी बुक थी आदाब उल हर्ष व अल सुजाता, इन्होंने ये बुक लिखी थी। ऐसे स्थापत्य के क्षेत्र से भी क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं हर एक शासक के बारे में कि उसने कौन सी बिल्डिंग बनवाई, कौन सा फोर्ट बनवाया, टेम्पल बनवाया। तो ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हमें स्थापत्य की 3 चीजें मिलती। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि 1195 से 1199 में पूर्ण हुई, और ये कहा जाता है कि 27 जैन मंदिरों के अवशेषों पे बनी हुई है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। सेकेंड बनवाई थी अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कंप्लीट हुई 1208 ईस्वी में। तीसरी जो बिल्डिंग बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो क्या थी? आपकी कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में शुरू करवाया था। फर्स्ट मंजिल बनवा दी थी, और ये कौन थे? चिश्ती संप्रदाय के संत थे। बाकी आगे का कंप्लीट इस मीनार को किया था इल्तुतमिश ने। और इसकी मृत्यु चौहान एवं पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी 1 दिसंबर 1210 ईस्वी में। आगे मिनाजुल सिराज क्या कहते हैं कि ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थी। ये मिनाजुल सिराज कहते हैं। ऐसे भी वाक्य आते हैं कि ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थी। ये किसने कहा? ऐसे जुवैनी स्कॉलर हुए, विद्वान हुए, उन्होंने कहा था कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी आराम शाह 1210 से 11, जिसका मात्र शासन कितना रहा था? 11 माह तक रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।